नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सच में हमारे साथ झारखंड अपने गांव से देश के विदेश मंत्री और वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा जी जुड़े हैं। सिन्हा साहब, आपका सीधू ने सच में स्वागत है। बहुत और बहुत सिन्हा धन्यवाद। साहब, जब हमारे दर्शकों के साथ जुड़ते हैं तो हम बड़े प्रसन्न इसलिए भी होते हैं कि हमारे दर्शक उनको सुनने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं और हम भी उनको सुनने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वो अपने अनुभव का अर्क देते हैं और इधर उधर की बातें न करते हुए बहुत फोकस रहते हैं। मेरे ख्याल से सिन्हा साहब जब बात करते हैं तो उनकी बात में उनकी कोई अब राजनीतिक अपेक्षाएं नहीं है। 90 के हो गए या होने जा रहे हैं, तो आपने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि न कोई अपेक्षा है, केवल देश की सुरक्षा, देश का हित, यही तो आपकी अपेक्षा है। इसलिए हम सिन्हा साहब को आजकल सबसे बड़े राजपुरुष के नाते हम आमंत्रित करते हैं। सिन्हा साहब, फिर से एक बार आपका सीधू ने सट में स्वागत। और आज जो बात करना है वो बंगाल और पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, वहां के चुनाव जिस प्रकार से हो रहे हैं और प्रधानमंत्री जी इंटरनेशनल फोरा से गायब हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर कोई अब तो विश्वगुरु का रोल रहा नहीं आपका, तो वो यहाँ पर चुनाव जीवी हैं, आपके शब्दों में कहें तो वो चुनावों में मस्त हैं और दुनिया में क्या हो रहा है उस पर, और दुनिया का असर, दुनिया में जिस प्रकार से गल्फ वॉर हो रही है उसका असर भारत के नागरिकों पर क्या होगा उसकी चिंता उन्होंने छोड़ दिया है। एब्स्टेन फाइल से सीधे संबंध रखने वाले उनके मिनिस्टर के खिलाफ जांच पड़ताल भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शायद उसमें वो भी खुद फंस जाए, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं। आजकल तो मधु किश्वर भी बहुत कुछ कह रही हैं और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी तो कहते ही रहे हैं। इसलिए हम आपसे आज गुजारिश करेंगे कि आप देश में चुनावों पर अपना विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करें और फिर इंटरनेशनल माहौल जो है उस पर भी कुछ बात करें, ऐसा हम अनुरोध करते हैं। सिन्हा साहब, आप ये विश्लेषण प्रस्तुत करें, ऐसा अनुरोध करते हैं फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद हरि भाई। आप जानते हैं कि आपके चैनल में आके मुझे बहुत खुशी होती है और आपके जितने दर्शक श्रोता हैं देश विदेश में, उनसे बात करके बहुत संतोष होता है। तो आज मुझे मौका दिया आपने, उसके लिए आपको धन्यवाद। हम अनुग्रहित हैं सर। आपने दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे इस चर्चा में सामने रखे हैं, तो हम लोग देश की बात से शुरू करते हैं, बंगाल की बात से। अब बंगाल में आप जानते हैं कि बम्पर वोटिंग हुई है। ऐसी वोटिंग इतिहास में कभी नहीं हुई जी। और जाहिर है कि दोनों पक्ष, जो मुख्य पक्ष हैं, वो दोनों ये दावा कर रहे हैं कि ये जो बम्पर वोटिंग हुई है वो उनके पक्ष में गई है। मैं देख रहा था अमित शाह का एक स्टेटमेंट, उन्होंने कुछ प्रेडिक्शन किया है कि कितने सीटों का चुनाव हुआ है, उसमें हम इतने सीट जीतेंगे। तो मैं जो 2021 का चुनाव हुआ था उसके बाद वो चुनाव 3 फेज में हुआ, ये चुनाव 2 फेज में हो रहा है। तो पहले फेज का चुनाव जब हुआ था उसके बाद अमित शाह ने प्रेडिक्शन की थी कि कुछ कितना मैं देख लेता हूँ, हाँ 91 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की में चुनाव हुआ था फर्स्ट फेज में। और अमित शाह ने क्लेम किया था कि इसमें से 63 to 68 सीट्स, 91 में से 63 to 68 सीट्स भाजपा जीतने जा रही है। अब मेरे पास वक्त नहीं था कि हम निकाल के देखें कि सचमुच वो कितनी सीटें जीते, लेकिन आप जानते हैं कि जो टोटल सीट्स है पश्चिम बंगाल में 294,
उसमें उनको अच्छा मिला, 3 से वो 77 पर चले गए। लेकिन टीएमसी जो है उसकी सीटें भी बढ़ गई और 200 या 203 के आसपास से 218 पर चले गए वो, तो उनकी भी बड़ी बम्पर जीत हुई। तो इसलिए अमित शाह और उनके हमारे और आपके मोदी जी ये कहते हैं कि भाई हम जीत गए, और ये जीतेंगे। मैं आपको बताऊं कि ये जीतेंगे एग्जिट पोल तक। एग्जिट पोल भी ये लोग मैनेज करते हैं जी। और एग्जिट पोल में आप देखेंगे कि उसमें आएगा कि इनकी बम्पर जीत हो गई इस बार बंगाल में और ममता हार गई। और जब नतीजे आएंगे तब सच्चाई सामने आएगा। मेरा मानना है कि ये जो बम्पर वोटिंग हुई है पश्चिम बंगाल में, वो हुई है मोदी और शाह के खिलाफ, व्यक्तिगत रूप से उनके खिलाफ हुई है। क्योंकि वहां की जनता जो है वो इतनी त्रस्त हो गई थी एसआईआर से, और बंगाल में खास तौर पर, शायद जो दूसरे राज्य हैं भारत के, गुजरात में कोई फर्क नहीं पड़े, कर्नाटक में नहीं, लेकिन बंगाल में खास तौर पर लोगों को चिंता ये रहती है कि भाई अगर हमारा नाम वोटर लिस्ट से कट गया तो फिर शायद हमारा जो नागरिकता हमारी है वो भी चली जाएगी, हमको राशन नहीं मिलेगा, हमारा आधार कार्ड छिन जाएगा हमसे। ये चिंता उनको सताती है। और आप जानते हैं कि इस बार एसआईआर में कितनी धांधली हुई। सही बात। और अंतिम समय तक जो मामले एडजुडिकेशन में थे उनका फैसला नहीं हुआ, और मैं सुप्रीम कोर्ट को भी दोषी मानता हूं कि उन्होंने इसको होने दिया। प्रजातंत्र में एक नागरिक को उसके वोट के अधिकार से वंचित करना सबसे बड़ा अपराध है, मैं मानता हूं। एक व्यक्ति भी अगर वोट देने से वंचित रह जाता है इनकी कारगुजारियों से, तो वो एक अपराध है। और इस बार इन लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ा अपराध किया है पश्चिम बंगाल में, और जनता उसको जानती है, उसको समझ चुकी है। और इसीलिए वो बम्पर वोटिंग इसलिए कर रही है, ये दो बाहरी लोग जो हैं मोदी और शाह, इनके पास लोकल कोई नेता नहीं है जिसको ये खड़ा कर सके अपने समकक्ष और कहें कि ये बंगाल का हमारा नेता है, जैसे इनके दूसरे प्रदेशों में है। तो इसलिए सब लोग बाहर से जाते हैं, मोदी बाहर जाते हैं, अमित शाह बाहर जाते हैं, योगी बाहर से जाते हैं, राजनाथ सिंह बाहर से जाते हैं, वो बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं, बंगाल कह रहे हैं असम के, वो बाहर से जाते हैं। सारे बाहर के लोग वहां पर पहुंच के बीजेपी का प्रचार करते हैं, और उनके जो बंगाल के नेता हैं वो गौण हो जाते हैं। तो ये बंगाल का चरित्र नहीं पहचान पा रहे हैं कई चुनावों से। बंगाल का चरित्र जो है वो बहुत विशेष है, और शायद बहुत सारे राज्यों की तुलना में और भी ज्यादा विशेष है। ये समझ नहीं पाते हैं, हर बार जाके वही लठमार भाषा। मोदी ने तो दीदी ओ दीदी नहीं किया इस बार, लेकिन अमित शाह ने कैसे ए दीदी। मैं मानता हूं कि उस भाषण में अमित शाह ने जैसे ममता बनर्जी को संबोधित किया ए दीदी कह के, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी बंगाल का चुनाव हार गई। उसी दिन वो एक टर्निंग पॉइंट। आए दीदी आंख और कान खोलकर सुन ले। बताइए ऐसा कहा, आंख और कान खोलकर सुन ले। अब आंख से भी सुनना होता है। एक महिला मुख्यमंत्री के बारे में ये बातें कर रहे हैं, वो शायद आंख से सुनते होंगे अमित शाह, वो तो बहुत विशेष है ना, इसलिए आंख से भी सुनते होंगे, कान से सुनने के अलावा। लेकिन ये कह के वो बुरी तरह बंगाल के चुनाव हार रहे हैं इस बार। और मेरा मानना है कि पिछली बार जो उनको 77 सीटें मिल गई थी, इस बार वो सीटें बहुत घटेंगी। और मेरा अपना आकलन ये है कि बीजेपी 50 के नीचे रहेगी इस बार। सर पिछली बार अमित शाह ने दावा किया था कि हम जीत रहे हैं 200 सीट से।
हाँ 294 में, बदला। हाँ 294 में 200 सीट जीत रहे हैं। फर्स्ट फेज का मैंने आपको बताया कि 63 जी टू जी 68। तो अब सवाल यह है कि चुनाव हो जाने के बाद, नतीजे आ जाने के बाद कोई उनके पास जाता नहीं है माइक लेके और ये नहीं पूछता है कि आपने तो ऐसे बोला, बताइए क्यों गलत हो गया। और कौन बोल रहा है? हम और आप नहीं बोल रहे हैं, वो देश के गृह मंत्री हैं। देश के गृह मंत्री के बारे में के पास हरि भाई जो सूचना आती है वो न केवल उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा दी जाती है, बल्कि उनके पास जो खुफिया मशीनरी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं, ये सब है, वो लोग भी उनको देते हैं। तो इसका मतलब कि वो भी मिसगाइड कर रहे थे, या ये जानते हुए कि हम चुनाव हार रहे हैं हमेशा झूठ बोल रहे थे। हर हालत में वो दोषी हैं, उस दिन भी थे और आज के दिन भी है। सर, आज मोदी का एक ट्वीट आया है कि बंगाल में पोटैटोज की प्राइस दीदी नहीं दे रही है। अब मैंने आज चेक किया, वहां 1 किलो का 11 रुपए से ज्यादा मिल रहा है, और गुजरात में पोटैटो उत्पादकों को 4 रुपया और 5 रुपया मिल रहा है 1 किलो का। मैंने डीसा में, जहां जो मुख्य केंद्र है उत्पादकों पोटैटो उत्पादन का, वहां पर आज चेक किया। किसान बर्बाद हो गए हैं, मगर बात वहां करते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। बंगाल में आलू की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है और वहाँ से आलू बिहार में भी आता है, बिहार में भी आलू होता है, लेकिन फिर भी बंगाल से इंपोर्ट होता है और प्रदेशों में जाता है, बांग्लादेश में भी जाता है जी। तो वहाँ पर आलू की कीमत जो है वो, जैसा आपने बताया कि शायद रीजनेबल है, लेकिन गुजरात को उदाहरण आपने दिया, नहीं, आज ये का दो, ही मैंने पूछा सर, आज का वही ही। तो मैं कह रहा हूँ, वही वहां तो मैं कह रहा हूँ। 11-12 पर किलो है उत्पादक को, यहां पर 4 रुपया या 5 रुपया ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है किलो का। तो बताइए कि ये बिना इसकी जांच किए हुए है कि इनके गृह राज्य में आलू की कीमत क्या है, ये बंगाल में जाकर ममता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जबकि बंगाल में आलू की कीमत गुजरात के मुकाबले 3 गुना है करीब करीब। उसके बाद तो इस तरह की बातें ये लोग करते हैं बिना चेक किए हुए, और दुनिया भर का ढकोसला, दुनिया भर की बेतुकी बातें, भाषा में कोई नियंत्रण नहीं है। ये कोई राह चलते नेता नहीं है ना, ये लोग एक प्रधानमंत्री हैं, एक गृह मंत्री हैं। बताइए, इन लोगों की इस तरह की भाषा चुनाव में क्या इस्तेमाल करनी चाहिए? मैं तो बराबर ये सोचता हूँ कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी इतने बड़े नेता थे इन लोगों की तुलना में, कभी उन्होंने इस प्रकार की का स्ट्रीट लैंग्वेज जो है, सड़क छाप भाषा, उसका प्रयोग किया? कभी नहीं। अडवाणी जी ने किया क्या? कभी नहीं। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने किया? नहीं। तो भाजपा में अब ये हो गया है कि ये दोनों जो खुद सड़क छाप हैं वो अब शीर्ष पदों पर बैठ गए हैं, तो भाषा ही बदल गई भाजपा की। भाजपा की भाषा भी सड़क छाप भाषा हो गई है, क्योंकि इन दोनों की भाषा सड़क छाप है। सही बात है, सही बात है सर। तमिलनाडु की थोड़ी बात, यदि आपका ऑब्जर्वेशन आप प्रस्तुत करें तो। मैंने बहुत ध्यान से तो गौर नहीं किया है, लेकिन मुझे जहाँ तक सूचना है और जानकारी है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि उनके सामने, डीएमके के सामने जो ताकत है वो है अन्ना डीएमके और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस। ये बहुत कमजोर अलायंस है, इससे कोई फर्क डीएमके को नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत अंतर पड़ सकता है, वो जो एक्टर आया है विजय, उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन तमिलनाडु में भी डीएमके वापस चुनाव में लौट रही है आसानी के साथ। और केरल में तो बीजेपी का कोई चांस ही नहीं। केरल में वो तो वहां पर एक सीट अगर वो जीत गए
तो बड़ी भारी जीत उसको प्रचारित करेंगे कि हुई। पिछली बार 0 थी हाँ, तो तीन और उसके राज्यों में पहले 1 थी। 3 राज्यों में हरि भाई बीजेपी का कोई चांस नहीं दिख रहा है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल। जी फिर असम पर आते हैं जहां चुनाव हो चुका है। असम में सब लोग बोल रहे हैं कि भाई कांग्रेस और इसका सीधा मुकाबला है बीजेपी का, वहां बीजेपी का पलड़ा भारी है और शायद बीजेपी दोबारा उस प्रदेश को जीत जाएगी। तो ले दे के मेरा आकलन यही है कि 4 प्रदेशों या 5 प्रदेशों में जो चुनाव हो रहा है, एक यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी, उसमें से एक मुश्किल से बीजेपी के हाथ लगेगी। जी, वो आसाम हो सकता है। वो आसाम हो सकता है। जी सर, इंटरनेशनल फोरा पर जाएं तो ट्रम्प साहब तो बार बार धमकी दे रहे हैं, सीज फायर में भी 100% सीज फायर नहीं है ये भी कह रहे हैं, नाकाबंदी कर रहे हैं और इस्लामाबाद टॉक्स का सेकंड राउंड करने की भी ताक में है। ये कैसे हो सकता है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी जो दिक्कत हो गई है न केवल ईरान वाले युद्ध में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सारे मामलों में, वो ये है कि ट्रम्प को कब के ऊपर से लोगों का भरोसा ही उठ गया है। ट्रम्प कब क्या बोलेंगे, क्या कर डालेंगे, ये कोई जानता नहीं है, वो शायद खुद भी नहीं जानते हैं। तो इसलिए उन्होंने इस तरह अपना जो कुछ कर रहे हैं सो कर रहे हैं, कभी ब्लॉकेड है, कभी खोल दो, कभी बात करो, कभी बात मत करो, कभी कह दो कि हम खुद बात करने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। तो उससे बहुत नुकसान हो रहा है। अब क्या है कि एक तिथि है, एक डेट है, उस डेट तक ट्रम्प को या तो जो वहाँ की पार्लियामेंट है, कांग्रेस और सेनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट, उसकी मंजूरी लेनी पड़ेगी युद्ध कंटिन्यू करने के लिए, या युद्ध को रोकना पड़ेगा। अब ट्रम्प की अपनी जो पार्टी है वो भी युद्ध के पक्ष में नहीं है, और आपको याद होगा कि मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं कि इस युद्ध का अंत इस समय होगा जब अमेरिका की संसद ये तय करेगी कि अब युद्ध नहीं करना है, और वो तय करने में ट्रम्प की अपनी पार्टी भी सहभागी बनेगी। तो वो समय आ रहा है और आप देखेंगे कि ट्रम्प ये बात रियलाइज करेंगे। अभी ट्रम्प के हारने का सिलसिला अमेरिका में शुरू हो चुका है जी, और अभी जो मध्यावधि चुनाव होंगे नवंबर में, उसमें सारे जो सारी सूचना जो है उसके मुताबिक ट्रम्प की पार्टी बुरी तरह हारेगी। और इसीलिए अभी वहां पर चर्चा इस बात की है कि ट्रम्प की पार्टी रिपब्लिकन्स जो हैं वो ट्रम्प के नाम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये वही हो गया कि भारतीय जनता पार्टी मोदी के नाम पर चुनाव नहीं लड़े, उसी तरह रिपब्लिकन्स जो हैं वो ट्रम्प के नाम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे और सीधे जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें जाएंगे अपने बूते पर हर कैंडिडेट, क्योंकि वो हारना नहीं चाहते हैं ट्रम्प का साथ या ट्रम्प का नेतृत्व लेकर। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है अमेरिका में, जिसकी वजह से ट्रम्प को युद्ध रोकना ही पड़ेगा। और ट्रम्प, मैं मानता हूं कि बहुत व्याकुल हैं युद्ध रोकने के लिए, और ईरान इसमें एक अवसर देख रहा है अपनी जो उनकी शर्तें हैं उसको थोपने का। तो ये एक बहुत बड़ा रोचक डेवलपमेंट हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब देखा जाए कि उसमें क्या होगा। मैं आशा करता हूं कि इस्लामाबाद में ये लोग इकट्ठे होंगे, रचनात्मक बातचीत होगी और युद्ध का अंत होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हम कितने परेशान हैं इस युद्ध से। जो कच्चे तेल की कीमत है वो 106-108 डॉलर प्रति बैरल चली गई है जी। हम 80% से ज़्यादा कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं,
और हर तरह से हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर उस प्राइस राइज का दबाव पड़ेगा। जी जी सर, आज हमारे साथ आप जुड़े और देश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भी आपने जिस प्रकार से अपनी राय प्रस्तुत की, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।